Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing the topic mathematical tools for physics. तो बच्चों लास्ट 2 to 3 वीडियो लेक्चर्स हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और वो फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा थर्ड मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। कौन सा है? इंटीग्रेशन। अब बच्चों एक चीज समझ लो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन आपने जिस तरह से किया है उसकी रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कौन सा फंक्शन है? एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो आपने आपके 10th साइंस में पढ़ा होगा। अब बच्चों अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये चीज हमें पता है, राइट? सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज मतलब क्या बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। ओके, तो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर 2 आगे सामने आ जाएगा, आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। सो वो क्या बचेगा? 2t बचेगा। सो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2t। 2t मिल गया। ओके, अब बच्चों सपोज आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्लस 2। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम डिफरेंशिएशन करते थे। अगर वेलोसिटी से डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन। तो अगर वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, विच इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन डेरिवेटिव। ओके, पता चल गया। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ds डिवाइडेड बाई dt। अगर यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? s फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? s फाइंड करना है तो मुझे क्या यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा? ये d डिवाइडेड बाई dt रिमूव करना पड़ेगा। अब d डिवाइडेड बाई dt क्या है? डिफरेंशिएशन। वो रिमूव कब होगा? जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा तब। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वेलोसिटी से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना याद रखो। ओके, अब ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 3 ग्राफ है। पहला एक ग्राफ है x वर्सेस y का। किसके बीच का है? x वर्सेस y। x वर्सेस y का ग्राफ है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ओके, और अगर किसी ने आपको पूछा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो जा रही है, ओके, लीनियर है, उसका x पर जो है एरिया कितना होगा वो फाइंड करो। विथ रिस्पेक्ट टू x एरिया कितना होगा वो फाइंड करो। ये मेरे पास जो लाइन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x पर कितना एरिया है वो फाइंड करना है। तो एरिया कितना होगा बच्चों? ये एरिया हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर किसी ने पूछा है कि ये एरिया फाइंड करो तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ नहीं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो वो मिल जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है। सेकंड ग्राफ में बच्चों मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और किसी ने आपको पूछा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एरिया कितना कवर करता है वो फाइंड करो। तो ये किसका एरिया हो जाएगा, ये स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बच्चों, ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करना, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये दोनों में जो लाइन है और जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व का एरिया कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इसमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना। बट बच्चों अगर मान लो कि मेरे पास कर्व ऐसा है, वो जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कर्व है मेरे पास, ऐसा कोई कर्व है, और मुझे अगर पूछा है कि फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो कर्व है वो कितना एरिया कवर करता है वो फाइंड करो। ये एरिया फाइंड करना है मुझे, ये एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे नई ट्राइंगल बन रहा है, नई स्क्वायर बन रहा है, नई रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ऐसा कोई शेप नहीं बन रहा है जिसका फॉर्मूला हमें पता है और हम डायरेक्टली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडीमेड कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका यूज करके हम उसका ये कर्व का एरिया फाइंड कर सके। तो अगर मुझे इस टाइप के कर्व है जिसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए जो मैथमेटिकल टूल यूज होता है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। किसका यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द एरिया। इस टाइप के कर्व का मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के अंडर में कितना एरिया कवर होता है, अगर वो मुझे फाइंड करना है तो मैं इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है बच्चों, इंटीग्रेशन डिनोट्स द एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व के अंडर कितना एरिया है, कितना एरिया होता है कवर, वो अगर फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, तो आपको मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो डिफरेंशिएशन क्या डिनोट करता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। और इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है एरिया अंडर द कर्व। ओके डन। ओके मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि इंटीग्रेशन कैसे एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करता है। तो बच्चों ये हमारा जो प्रीवियस कर्व था वही कर्व है। अगर मुझे कुछ एरिया मतलब इसके अंडर में कितना एरिया है, मतलब ये एरिया कितना कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, वो फाइंड करना। तो मैं कैसे करूंगा बच्चों कि मुझे ये सब फाइंड करना है, पूरा टोटल एरिया। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मान लो कि पहले उसका मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं यहाँ पे, ये जो मतलब कर्व है उसका ये जो पूरा एरिया है उसका छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं मैं। ये छोटी सी स्ट्रिप हो गई, तो ये स्ट्रिप मैंने ऐसे उसकी मतलब विड्थ में बोल दूं dx, विड्थ कितनी है dx, छोटी सी है, और उसकी जो हाइट है उसको मैं बोल दूं y1। तो ये स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज द एरिया इज इक्वल y1 इंटू dx। ओके ये विड्थ हो गई, ये उसकी हाइट दैट इज y1, तो y1 मल्टीप्लाई बाय dx, तो ये क्या मिल जाएगा, ये जो स्ट्रिप है उसका एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली मैं एक सेकंड स्ट्रिप यहाँ पे काटता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रिप काटता हूँ, उसका विड्थ कितना है dx और उसकी हाइट जो है वो y2 है, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा y2 इंटू dx। ओके सिमिलरली मैं थर्ड एक स्ट्रिप काटता हूँ यहाँ पे जिसकी विड्थ कितनी है dx और उसकी हाइट है y3, तो उसका भी एरिया हो जाएगा y3 dx। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप पूरी एरिया में मैं काट लूंगा। ओके मतलब कंसीडर करूंगा ये स्ट्रिप और उसका एरिया फाइंड करूंगा। यहाँ पे एक और स्ट्रिप कंसीडर करूँ, उसका एरिया फाइंड करूँ। ओके यहाँ पे एक और स्ट्रिप कंसीडर करूँ, इसका एरिया फाइंड करूँ। मतलब छोटी छोटी स्ट्रिप में यहाँ पे पूरी काटूंगा, कंसीडर करूंगा और उसका एरिया फाइंड करूंगा। ओके अब ये पूरे जो कर्व का एरिया मुझे फाइंड करना है पूरे कर्व का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी छोटी छोटी स्ट्रिप मैंने काटी है पूरे एरिया में, ये सबके एरिया को मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, सबको सम कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। पता चल गया। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं था, ये इस टाइप के कर्व के अंडर जो शेप मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। प्रीवियस केस में क्या था, रेक्टेंगल बन रहा था, वहां पे ट्रायंगल बन रहा था, तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कोई ऐसा रेडीमेड फॉर्मूला है नहीं इस टाइप के शेप का, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप काटेंगे पूरे एरिया में, ऐसे कंसीडर करेंगे, इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, मतलब ये पूरे एरिया में छोटे छोटे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और सबका एरिया फाइंड करके सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे।
क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम कर देंगे तो पूरे एरिया का मुझे मतलब पूरा एरिया मिल जाएगा। ये कितना, ये कर्व है वो कितना एरिया कवर कर रहा है पूरा मिल जाएगा। ओके, तो मतलब मैं पूरे ये जो पूरा है सब जगह पे मैं छोटे छोटे स्ट्रिप कंसीडर करूंगा और सबका एरिया फाइंड करके उसका सम कर दूंगा। ओके, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे कितने स्ट्रिप हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्ट्रिप हो सकते हैं, मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप है। ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितने हो सकते हैं, एन नंबर। पहली स्ट्रिप है उसकी वजह से एरिया कितना मिला, y1 dx। सेकंड स्ट्रिप की वजह से एरिया कितना मिला, y2 dx। थर्ड स्ट्रिप की वजह से एरिया कितना मिला, y3 dx, प्लस फोर्थ की वजह से y4 dx एंड सो ऑन अप टू n। तो ये सबका समेशन करेंगे तो मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन yi dx। ओके, आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके n तक, बिकॉज ऐसे बहुत n नंबर ऑफ स्ट्रिप हो सकते हैं। तो y1, y2, y3, y4, y अप टू yn हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में उसको ले लिया, मतलब समेशन के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में लिखा, सिग्मा yi dx। आई की जगह पे 1 आएगा, n मतलब ये क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ये जो मैंने लंबा लिखा है ना इक्वेशन प्लस प्लस करके, उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, ये समेशन वाला i = 1 to n yi dx। तो बच्चों ये एरिया मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, तो ये जो मैंने स्ट्रिप कंसीडर किया वो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर नहीं है, देख सकते हो आप। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मतलब मैंने तो ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करी ऐसे, लेकिन ये एरिया छूट रहा है। देखो ये एरिया तो छूट रहा है क्योंकि मैंने तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करी है, मतलब यहाँ तक ही कंसीडर किया, यहाँ से लेके ये स्ट्रिप कंसीडर किया, उसका ऊपर का भाग जो है ये एरिया ये तो छूट रहा है। सिमिलरली सब स्ट्रिप में ऐसा होगा, मतलब ये एरिया छूट रहा है, सिर्फ प्योरली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही कंसीडर हो रहा है, उसमें कुछ एरिया छूट रहा है। तो अगर ऐसे एरिया मुझे कंसीडर करना है, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, उसमें कुछ एरर रह जाएगी, कुछ एरिया छूट जाएगा। तो इस टाइप के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से मुझे ये पूरा जो कर्व है उसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर। तो इंटीग्रेशन इज वन टाइप ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन भी एक टाइप का समेशन ही है। ओके, वो पूरा मतलब एरिया कवर करता है, इट कवर द एंटायर एरिया, कोई भी नहीं छूटेगा। ओके, और इंटीग्रेशन को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कर्व से। ये कर्व ऐसा जो साइन सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx। ऐसे जैसे डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, d/dx से रिप्रेजेंट करते थे डिफरेंशिएशन को। सिमिलरली इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कर्व का शेप होगा, ऐसा शेप होगा इंटू dx। और यहाँ पे जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो फंक्शन यहाँ पे लिख दो। सपोज मेरा फंक्शन x² है, मेरा फंक्शन कौन सा है बच्चों, x²। और अगर आपको बोला है कि x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो क्या कैसे आप लिखोगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे, ये सिंबल ले लो इंटीग्रेशन का, x² इंटू जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx, t के रिस्पेक्ट में करना है तो dt एंड सो ऑन। ओके, पता चल गया। तो ये इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो है, राइट। ओके, तो बच्चों अगर इंटीग्रेशन मुझे ये कर्व का फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया किससे मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन से मिलेगा। मतलब सपोज मान लो कि ये पॉइंट x = 0 है, ये ओरिजिन x = 0, और ये जो पॉइंट है वो x = x1 है। ये जो पॉइंट जहां तक ये कर्व एक्सटेंड है वो x1 है, ये पॉइंट x1 है। तो मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये कर्व का पूरा, और ये कर्व सपोज मान लो कि y = कुछ x, y = कुछ है x⁻, ले मान लो कि कोई फंक्शन है y, एक फंक्शन है, सपोज मान लो कि y ऑफ x है, कोई फंक्शन है, मुझे पता नहीं वो कौन सा, मतलब उसका रिलेशन क्या है, लेकिन कोई फंक्शन y ऑफ x है। ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y ऑफ x। ओके, उसका मतलब ये कर्व है, ये फंक्शन का कर्व है, और उसका मुझे इंटीग्रेट मतलब एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन जो है y ऑफ x, जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। कहां से कहां तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, मतलब x = 0 से लेके x = x1 तक। तो उसमें उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन, मेरा फंक्शन कौन सा है, y ऑफ x, फंक्शन कौन सा है
जो ये लाइन रिप्रेजेंट करा, ये कर्व रिप्रेजेंट करा है, वो फंक्शन कौन सा है, y ऑफ x। किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। और कहां से कहां तक, 0 से लेके x1। तो ये जो है उसकी क्या है, मतलब लिमिट है, किस कौन सी लिमिट में कहां तक मुझे इंटीग्रेशन करना है, वो लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिमिट कौन सी है, ये लोअर लिमिट कौन सी है 0, अपर लिमिट कौन सी है x1। मतलब 0 से लेके x1 तक ये रेंज में मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये रेंज मैं कहां पे डिनोट करूंगा, तो ये जो कर्व है उसके ऊपर नीचे मैं लिमिट रिप्रेजेंट करूंगा। नीचे लोअर लिमिट होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और ऊपर अपर लिमिट होगी, दैट इज x इज इक्वल टू x। मतलब 0 से लेके x1 तक ये पूरा जो फंक्शन है उसका मुझे क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पता चल गया, वेरी गुड। ओके, तो मतलब ये तो मैंने आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाया। हमारे फिजिक्स में ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका याद, मतलब समझना, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, बट ये याद रखना है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नथिंग बट इट इज द एरिया ऑफ द अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो बच्चों ये थोड़ा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूला से और उसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन। अगर मेरा फंक्शन y है विच इज एक्स रेज टू पावर n, ओके, आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि मेरा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, dy डिवाइडेड बाई dx। क्या करते थे हम, n को सामने ले लेते थे और एक पावर क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, y dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन dx इज इक्वल टू क्या करना है, एक पावर बढ़ा देनी है, यहाँ पे एक पावर कम करते थे। देखो ये n को जो पावर है उसको सामने ले लेते थे और एक पावर कम कर देते डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा दो, n+1 करो, और जो पावर बढ़ी है वही पावर से हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बढ़ी हुई पावर से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, c। व्हाट इज c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c कब लिखना है और c कब नहीं लिखना है, सब इंटीग्रेशन में c नहीं लिखना है। तो जो बच्चों इनडिफाइनाइट फंक्शन हो, कैसे फंक्शन हो, इनडिफाइनाइट, जिसमें ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने लिमिट यहाँ पे नहीं बताई है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफाइनाइट फंक्शन। और यहाँ पे देखो मैंने लिमिट बताई है कि कहां से कहां करना है, 0 से लेके x1 तक इंटीग्रेशन करना है, तो उसको हम डिफाइनाइट फंक्शन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, डिफाइनाइट फंक्शन। और ये जो डिफाइनाइट फंक्शन होता है उसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनडिफाइनाइट फंक्शन है जिसमें लिमिट डिफाइन नहीं की है, उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन एक्स रेज टू एन dx इज इक्वल टू एक पावर बढ़ा दो n+1 डिवाइडेड बढ़ी हुई पावर से उसको डिवाइड कर दो n+1, और साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट। कब, जब लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है तब, इनडिफाइनाइट फंक्शन है तब। ओके, तो ये n की कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड है, सो इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। n इज इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, याद रखो। फिर से, अगर n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, आप ये फॉर्मूला से इंटीग्रेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों, इसका रीजन है, सपोज मान लो कि n की वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे -1, तो x रेज टू -1 हो जाएगा, तो x रेज टू -1 dx हो जाएगा, बराबर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x dx भी लिख सकते हैं, 1/x dx और x रेज टू -1 dx। तो x रेज टू -1 dx है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, सपोज मान लो कि ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों, x रेज टू -1 प्लस 1, n की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। बट देखो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी मतलब फंक्शन है उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला से उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है, एक्सेप्शनल।
मतलब अगर x रेस टू -1 dx है और 1/x dx है तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। बराबर, n की -1 की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इतना याद रखना है। बाकी n की कोई भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, गुड। चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन x dx, मतलब x की कितनी पावर है 1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी x रेस टू 1 + 1 डिवाइड बाय बढ़ी हुई पावर से उसको डिवाइड करो, दैट इज 1 + 1 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c लिखा है बिकॉज यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये इनडिफाइनाइट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? इनडिफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 2 + c। नाउ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इंटीग्रेशन x रेस टू 5 dx। तो बच्चों ये फाइनाइट फंक्शन है कि डिफाइनाइट फंक्शन है कि इनडिफाइनाइट? ये इनडिफाइनाइट फंक्शन है। क्यों? यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेस टू n dx वाला। तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी 5 + 1 हो जाएगा और बढ़ी हुई पावर से उसको क्या करेंगे, डिवाइड। सो x रेस टू 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, दैट इज x रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 6 + c। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन x रेस टू 10 dx, ये भी इनडिफाइनाइट फंक्शन है, लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों इसका, x रेस टू n का x रेस टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, तो एक पावर बढ़ जाएगी 10 + 1 और बढ़ी हुई पावर से उसको क्या करेंगे, डिवाइड, दैट इज 10 + 1 + c, कांस्टेंट c, बिकॉज ये इनडिफाइनाइट फंक्शन है, लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 11 डिवाइडेड बाय 11 + c। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x रेस टू 1/2 लिख सकते हैं, x रेस टू 1/2। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेस टू 1/2 dx। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1/2 है, n इज इक्वल टू 1/2 है, n इज इक्वल 1/2 है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू एक पावर बढ़ जाएगी 1/2 + 1 डिवाइड बाय बढ़ी हुई पावर से उसको डिवाइड करना है, 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, बिकॉज यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये इनडिफाइनाइट है, फाइनाइट डिफाइनाइट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 + c। ओके, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/x रेस टू 8 dx। तो बच्चों ये 1/x रेस टू 8 dx है, तो 1/x रेस टू n dx का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, x रेस टू n dx का फॉर्मूला है। तो अब इसको क्या करेंगे, x रेस टू n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं x रेस टू 8 को ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज x रेस टू -8 dx। अब देखो ये x रेस टू n के फॉर्म में है, x रेस टू n dx के फॉर्म में है, उसके फॉर्म में n की जगह पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर से उसको क्या करना है, डिवाइड, दैट इज x रेस टू -8 + 1 डिवाइड बाय -8 + 1 + c। कांस्टेंट c आएगा बिकॉज ये लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये इनडिफाइनाइट फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x रेस टू -7 डिवाइड बाय -7 + c। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ा उसमें चेंज है, मतलब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखो कि ये फंक्शन जो है हमारा उसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, बीच में सम का रिलेशन है, दे आर रिलेटेड बाय एडिशन, दे आर रिलेटेड बाय एडिशन। अब तक हमने जो इंटीग्रेशन देखा उसमें सिंगल टर्म थे, फंक्शन में कैसे टर्म थे, सिंगल, और यहाँ पे 3 टर्म है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो बच्चों जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अगर कोई फंक्शन में मल्टीपल टर्म है और इसके बीच में प्लस और माइनस की साइन है, तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे और बीच में जो साइन होती है वो हम रख देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे वही करना है, इंडिविजुअल जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करो, इसका करो और इसका करो और बीच में जो साइन है वहां पे रख दो, दैट्स इट। तो हमें पता है बच्चों कि यहाँ पे 5x रेस टू 6 है, मतलब 5 तो कांस्टेंट है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते थे, सिमिलरली ये कांस्टेंट भी कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 5 कम्स आउटसाइड और x रेस टू 6 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब x रेस टू 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर से उसको क्या करना है, डिवाइड।
तो ये हो जाएगा x⁻7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस सिमिलरली 8 तो कांस्टेंट है तो 8 को बाहर ले लो और ये यहाँ पे x⁻2 है और बढ़ी हुई पावर से मतलब उसको क्या करना है, एक पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर से उसको डिवाइड कर दो, तो ये x² का क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 डिफरेंशिएशन 6 का क्या करते थे 0, 6 का डिफरेंशिएशन क्या करते थे 0, लेकिन यहाँ पे 6 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, याद रखो क्यों, बिकॉज यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 6 मतलब क्या 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पे आ जाएगा x⁻0 बिकॉज x⁻0 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है 6x⁻0 है, ये पूरा क्या है 6x⁻0 है, तो 6 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और किसका इंटीग्रेशन करना है x⁻0 का, 6 बाहर आ जाएगा, x⁻0 का इंटीग्रेशन करो, x⁻0 का इंटीग्रेशन क्या करना है, एक पावर बढ़ जाएगी दैट इज 0 + 1 डिवाइडेड बाय बढ़ी हुई पावर से उसको क्या करना है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x⁻0 + 1 मतलब x⁻1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या होगा x, तो 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों 6x, क्या होगा 6x प्लस कांस्टेंट c, बिकॉज ये लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ये इनडिफाइनाइट फंक्शन पता चल गया। तो यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है, डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करते थे, यहाँ पे उसका 0 नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 है, 1 मतलब x⁻0 है, तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूला है, तो अब तक मैंने एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन में दैट इज x⁻n dx का। अगर बच्चों और इसमें हमने बोला था कि ये कब वैलिड है, फॉर और वैल्यू ऑफ n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, अगर n की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अगर मेरे पास n की -1 है तो क्या करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे वीडियो लेक्चर हुए मतलब डिस्कस किए, इसीलिए डिफरेंशिएशन जल्दी आ रहा है दिमाग में। तो बच्चों अगर n की बराबर -1 वैल्यू है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मेरे पास x⁻1 dx है तो x⁻n वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में कौन सा उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं x⁻1 मतलब 1/x dx हो जाएगा। तो जब 1/x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों log e⁻x + c, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा log e⁻x + c, ओके। फिर से इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log e⁻x + c, याद करो log e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log e⁻x का डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा उसका रिवर्स दैट इज log e⁻x + c। अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मोड क्यों लिया है हमने, तो एक चीज याद रखो बच्चों, लॉगरिथम जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लॉगरिथम इज ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है। फिर से यहाँ पे मैंने मोड क्यों लिया है, मोड x मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ओनली, हम पॉजिटिव वैल्यू मतलब मोड लेंगे तो ऑलवेज ये पॉजिटिव आएगा, तो लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, इट ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, इसीलिए मैंने यहाँ पे मोड लिया है। मोड की वजह से x की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ओके। तो इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों log e बेस e mod x + c, c क्यों लिया है यहाँ पे, बिकॉज ये लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ये इनडिफाइनेट फंक्शन है और इनडिफाइनेट फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट ऐड करते दैट इज +c, आंसर में कांस्टेंट ऐड करते दैट इज +c। पता चल गया बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो रिवर्स है, log e⁻x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log e⁻x + c। तो बच्चों x⁻1 का भी क्या होगा, x⁻1 मतलब 1/x, तो इसका क्या होगा log e⁻x + c। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा फंक्शन इटसेल्फ। याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्या होता था, फंक्शन इटसेल्फ,
है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी फंक्शन इटसेल्फ मिलता था, उसका एज इट इज रखते थे हम। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी फंक्शन इटसेल्फ ही होगा, दैट इज e to x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, इनडिफाइनाइट फंक्शन। ओके, तो याद रखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e to mod x प्लस सी, और एंड e to x का इंटीग्रेशन होगा e to xc। ओके, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, वेरी गुड। चलो अब बच्चों हमने अब तक क्या देखा था कि जो भी फंक्शन था उसमें लिमिट स्पेसिफाइड नहीं थे, वो इनडिफाइनाइट फंक्शन थे। तो आंसर के साथ हम क्या करते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते थे। अगर बच्चों हमारे पास डिफाइनाइट फंक्शन है, डिफाइनाइट मतलब जिसमें लिमिट स्पेसिफाइड हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो हम एक एग्जाम्पल पे तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है बच्चों, जिसमें x रेज़ टू 1 dx का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड है 2 to 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 to 3। तो बच्चों इस केस में फॉर्मूला रिमेन सेम, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? x रेज़ टू n dx है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बट यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये डिफाइनाइट फंक्शन है, यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज़ टू 1 का क्या होता है? x रेज़ टू 2 डिवाइड बाय 2, और ये जो लिमिट है 2 to 3 उसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3। 2 मतलब लोअर लिमिट, 3 मतलब अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये कौन सी लिमिट है? अपर लिमिट। मतलब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया? 2 से लेके 3 तक। अब बच्चों ये 3 और 2 को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x की जगह पे पहले हम ये अपर लिमिट रखेंगे, दैट इज 3, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे। लोअर लिमिट कौन सी है? 2, तो ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जब भी लिमिट यहाँ पे रखना है तो याद रखो, जो भी फंक्शन है, जो भी आंसर है, उसमें x की जगह पे अपर लिमिट रखना है, माइनस उसमें लोअर लिमिट रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 5/4। उसमें यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, बिकॉज ये डिफाइनाइट फंक्शन है। ओके, तो ये प्लस सी नहीं आएगा। ओके, समझ में आ गया? एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लिमिट वाला। तो यहाँ पे देखो लिमिट स्पेसिफाइड है 0 से लेके 3 x स्क्वायर dx। तो x रेज़ टू n dx का फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 3। लिमिट कौन सी? 0 से लेके 3 तक। ऐसे हमें स्पेसिफाई करना है, ऐसे लिखना है। पहले x की जगह पे क्या लिखेंगे? अपर लिमिट, तो x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3, माइनस करके लोअर लिमिट कौन सी है? 0, तो 0 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 9। प्लस सी नहीं आएगा, बिकॉज ये डिफाइनाइट फंक्शन है जिसमें लिमिट स्पेसिफाइड है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है उसमें 2 टर्म है, x रेज़ टू 2, दूसरा 1/x है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में जो भी साइन है वो लगा लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगी। तो y dx ये इनडिफाइनाइट फंक्शन है, मतलब लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आंसर के साथ हम प्लस सी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx। पहले किसका करेंगे इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। ओके, बीच में प्लस साइन, जो भी साइन है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 3। एक पावर बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर से उसको डिवाइड करो, दैट इज 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो x रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या का फॉर्मूला क्या है? log e रेज़ टू mod x प्लस c। तो ये हो जाएगा log e रेज़ टू mod x प्लस c। ओके, समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल देख लेते बच्चों। यहाँ पे देखो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस x रेज़ टू -1 इंटू dx। तो 3 टर्म है, तीनों टर्म का क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे और बीच में जो साइन है वो लगा लेंगे। तो ई रेज़ टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x रेज़ टू -1 dx। ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है कि इनडिफाइनाइट? इनडिफाइनाइट, बिकॉज लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो ई रेज़ टू x स्क्वायर मतलब रूट x मतलब x रेज़ टू 1/2,
प्लस एक्स रेस टू -1 मतलब 1 ओवर एक्स डी एक्स। ई रेस टू एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ई रेस टू एक्स फंक्शन इटसेल्फ हमने देखा था, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन फंक्शन इटसेल्फ होता है, प्लस एक्स रेस टू 1/2 मतलब ये एक्स रेस टू n है तो एक पावर बढ़ जाएगी 1/1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ई रेस टू मोड एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस लॉग ई रेस टू मोड एक्स प्लस 3। ओके बच्चों, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन x प्लस 1 टू एक्स प्लस 4 dx। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो टर्म है, दोनों टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब देखो चार टर्म है, चारों का मतलब 3 टर्म होगा, ये 4x प्लस 2x तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है, 2x² प्लस 6x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ओके, मतलब यहाँ पे जब तक सिंप्लीफिकेशन होता है तब तक सिंप्लीफाई हमें करना है फंक्शन को। तो सिंप्लीफाइड फंक्शन है। अब देखो 3 टर्म है, तीनों टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो x² का क्या होगा x³ डिवाइड बाई 3 2 प्लस x का क्या होगा x² बाई 2 6x² बाई 2 प्लस 4 के साथ क्या है बच्चों 1 है तो और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बिकॉज यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस c। यहाँ पे ये x कहाँ से आया पता चला बच्चों, बिकॉज 4 के साथ क्या है 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4x रेस टू 0, x रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 और x रेस टू 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा x रेस टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 दैट इज द x इटसेल्फ। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल देख लो 4x रेस टू 7 प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स dx। तो 3 टर्म है, तीनों टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो, फॉर्मूला अप्लाई करके बीच में जो साइन है वो अप्लाई करो। तो पहले 4x रेस टू 7 dx प्लस 3x dx प्लस 1 ओवर एक्स dx। अब यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x रेस टू 7 का क्या होगा x रेस टू 8 डिवाइड बाई 8, 3 को कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, x का क्या होगा बच्चों x की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज x² डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ओवर एक्स dx का क्या होगा, याद रखो ये स्पेशल केस है, 1 ओवर एक्स dx का क्या होगा log e बेस e मोड x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज ये लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x रेस टू 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 x² प्लस log मोड x प्लस सी। ओके, तो बच्चों हमने इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या स्पेसिफाई करता है, इंटीग्रेशन स्पेसिफाई द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व दैट इज द इंटीग्रेशन। ओके, उसका कंसेप्ट भी मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया। तो कोई भी कर्व है उसका मतलब वो कितना एरिया कवर करता है वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसका इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट स्पेसिफाई करके आपको एरिया मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। फिर हमने इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला देखा, पावर वाला x रेस टू n dx वाला। ओके, उसके कुछ न्यूमेरिकल के लिए किए। फिर 1 ओवर x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो भी आज इंटीग्रेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, we'll discuss other aspect of integration in our next video lecture. Thank you very much.